स्टूडेंट, एक बार फिर से आपको केवालॉजी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक वर्ण के समर्थन में कुछ उदाहरण देकर उसके प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो डार्विन ने जो अपना प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया है, उनके अनुसार वे जीव जो ज़्यादा अनुकूलताएं रखते हैं प्रकृति में, उनका प्रकृति वर्ण कर लेती है, उनका चुनाव कर लेती है। और ऐसे जीव प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में संतान उत्पन्न करते हैं और उसी प्रक्रिया को डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण कहा था। तो क्या ऐसा होता है, तो उसके संबंध में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट जो उदाहरण है वो अपन पढ़ेंगे औद्योगिक कृष्णता, जिसको इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म कहते हैं। तो किस प्रकार औद्योगिक क्रांति के साथ प्राकृतिक वर्ण है वो चेंज हुआ है। तो इसका अध्ययन इंग्लैंड में हुआ था। तो जो औद्योगिक कृष्णता थी उसका अध्ययन किया गया है इंग्लैंड के अंदर। तो ये क्या थी, देखिए कि प्राकृतिक वर्ण के समर्थन में एक अवलोकन इंग्लैंड में सल्बों, जिनको मोथ भी कहते हैं, और एक स्पेशल जो सल्ब था बिस्टन बिटुलेरिया, उस पर एक अध्ययन किया गया। तो इसमें अध्ययन में क्या था कि इस सल्ब बिस्टन बिटुलेरिया का संग्रह किया गया। तो संग्रह करके प्राकृतिक वर्ण के संबंध में ये उदाहरण दिया गया कि इंग्लैंड के शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण शुरू होने से पूर्व, क्योंकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड से हुई थी और ये 18वीं शताब्दी के लास्ट में और 19वीं शताब्दी के फर्स्ट में ये औद्योगिक क्रांति है वो पूरी तरह से शुरू हुई थी। तो जब शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण शुरू होने से पूर्व, यानी लगभग 1850 ईस्वी से पहले, पेड़ों की पत्तियों से ये जो सल्ब कीट है इसका संग्रह किया गया। तो देखा गया कि सफ़ेद पंख वाले जो सल्ब है उनकी संख्या काले पंख वाले सल्बों की अपेक्षा बहुत अधिक थी। अर्थात औद्योगिकरण से पूर्व ये स्थिति थी कि सफ़ेद पंख सल्ब की संख्या ज़्यादा थी, काले पंख सल्ब की संख्या। ये स्थिति कब थी? ये थी औद्योगिकरण से पूर्व। औद्योगिकरण से पूर्व ये स्थिति थी। अब धीरे धीरे इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई, कोयले का उपयोग होने लगा। तो धीरे धीरे पर्यावरण में कई सारी कालिख है वो उड़ने लगी और वो पौधों की पत्तियों में जमने लगी। तो पौधों का कलर भी वो चेंज होने लगा। तो उसके बाद में जब अध्ययन किया गया तो देखिए क्या परिणाम निकले। लेकिन औद्योगिकरण के बाद यानी 1920 ईस्वी में जब इन सल्बों का संग्रह किया गया तो ठीक उसी क्षेत्र में काले पंख वाले सल्बों की संख्या अधिक हो गई। अर्थात सफेद पंख वाले सल्ब की संख्या कम हो गई और काले पंख वाले सल्ब की संख्या है वो बढ़ने लगी। तो इसका कारण क्या था? तो देखिए इसका कारण यही था कि धीरे धीरे औद्योगिकरण से पौधों पर कालिख जमा होने लगी और कालिख से उस कालिख ने काले पंख वाले कीटों को पनपने का मौका दिया। उन्होंने उसका मतलब बचने में उनकी आड़ में वो छिप गए थे। सफ़ेद रंग वाले शिकारियों को ज़्यादा नजर आने लगे और धीरे धीरे ये शिकार हो गए। तो काले रंग वाले कीट की संख्या बढ़ने लगी। तो ये जो अध्ययन किया गया कि 1850 से पहले तो सफ़ेद पंख वाले की सल्ब ज़्यादा थे और जब औद्योगिकरण के बाद में जब इनका संग्रह किया गया तो पता चला कि काले पंख वाले सल्ब की संख्या ज़्यादा आई। तो इस अध्ययन से क्या स्पष्ट होता है? तो देखिए इससे अपन स्पष्ट करेंगे कि ये जो अध्ययन किया गया सल्बों पर, ये इस तरह से समर्थन करता है प्राकृतिक वर्ण का कि औद्योगिकरण के साथ ही कोयले के अत्यधिक उपयोग से वातावरण में कालिख की मात्रा बढ़ती गई और पेड़ पौधों पर कालिख जमने से उनका रंग काला होता गया। इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा सफेद पंख वाले सल्बों पर। इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वे शिकारी पक्षियों द्वारा आसानी से पहचाने जाने के कारण नष्ट होने लगी, क्योंकि काले पौधों पर या काली पत्तियों पर जब कोई सफ़ेद रंग की चीज़ बैठी होगी तो शिकारियों को बहुत जल्दी नजर आएगी। तो ये काले पत्तों पर या काले पौधों पर ये जो सफ़ेद रंग के सल्ब थे
वो शिकारियों द्वारा आसानी से पहचाने जाने के कारण उनको ये शिकार होने लगे और नष्ट होने लगे और धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती गई। लेकिन जो काले पंख वाले सलब थे वो शिकारी पक्षियों की नज़रों से बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि उनका भी रंग काला और पत्तियों का और पौधों का रंग भी काला, तो वो शिकारियों द्वारा नहीं पहचाने गए। तो औद्योगिकरण से पूर्व वृक्षों पर सफेद लाइकेन उगते थे, देखिए। अतः सफेद पंख वाले जो सलब थे वो लाइकेन के छद्मावरण में सुरक्षित रहते थे। मतलब ये था कि लाइकेन उगते थे और लाइकेन, सफेद लाइकेन की आड़ में ये सफेद रंग वाले जो सलब थे ये उसमें छुप जाते थे, सुरक्षित रहते थे, तो ये किसी शिकारी को नजर नहीं आते थे। लेकिन औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ? बढ़ते प्रदूषण के कारण सफेद लाइकेन नष्ट हो गए, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइकेन जिधर भी प्रदूषण बढ़ता है लाइकेन वहां से खत्म हो जाते हैं। लाइकेन प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक की तरह कार्य करते हैं। तो लाइकेन का खत्म होना इसका मतलब है प्रदूषण का बढ़ना, क्योंकि लाइकेन प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक होते हैं और प्रदूषित स्थानों पर लाइकेन नहीं उगते। अतः हुआ क्या? औद्योगिकरण के बाद सफेद पंख वाले जो सलब थे वो नष्ट होने से इनकी संख्या कम होती गई, क्योंकि औद्योगिकरण के बाद में कालिक जमा होने लगी और उस कालिक पर जमा होने से सफेद सलब पक्षियों को आसानी से नजर आने लगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक चीज़ है कि जिस तरह से प्रकृति में चेंज हो रहा है औद्योगिकीकरण के कारण, तो कुछ जीव है वो उसके अगर साथ अनुकूलित नहीं हो रहे हैं तो वो जीव विलुप्त हो रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं। और जो जीव उसके साथ अनुकूलित हो गए, जैसे औद्योगिकरण के साथ ही काले रंग वाले कीट है, उनका कलर उससे एक तरह से अनुकूलित हो रहा था, तो वो काले रंग वाले कीट यानी सलब है वो उनकी संख्या बढ़ गई और सफेद रंग वालों की संख्या घटने लगी। इस मान्यता को इस तथ्य से भी समर्थन मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, देखिए, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अध्ययन हुआ था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां औद्योगिकरण नहीं हुआ वहां पर काले रंग वाले सल्बों की संख्या कम थी। तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, वहां पर प्रदूषण कम था, इसलिए वहां पर लाइकेन वगैरह उगे हुए थे, तो वहां पर सफेद सल्क ज्यादा पाए जा रहे थे और काले वहां पर कम थे, क्योंकि काले रंग के जो सल्ब थे वो आसानी से शिकार होने लगे थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपात उल्टा था, देखिए। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मिश्र जीव संख्या का मतलब है मिश्रित जीव संख्या, जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के जीव हों। तो जो जीव वातावरण के साथ अनुकूलित हो जाते हैं वे बच जाते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जाती है। और इसका मतलब ये भी है कि जो वातावरण के साथ अनुकूलित नहीं होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो यही हुआ कि औद्योगिकरण के बाद जैसे ही कालिक जमा होने से पेड़ पौधों और पत्तियों का रंग काला हुआ, तो सफेद रंग के कीट उनके साथ अनुकूलित नहीं हुए, काले रंग वाले कीट उसके साथ अनुकूलित हो गए एक तरह से, और वो तो बच गए और सफेद रंग वाले जो सलब थे वो मारे जाने लगे और उनकी संख्या घटती गई। लेकिन हमें ये भी याद रखना है यहाँ पर कि कोई भी चीज़ अगर घट रहा है तो वो उसकी संख्या भले ही कम हो जाए, लेकिन किसी भी जीव का पूर्ण विनाश भी नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाए। हाँ, संख्या कम हो सकती है लेकिन उसका पूर्ण विनाश नहीं होता है। ये भी हमें प्रकृति में देखना होता है या प्रकृति में हमें याद रखना है। दूसरा इसका समर्थन करता है जो उदाहरण है वो ये है कि मनुष्य ने पादपों पशुओं को कृषि में, बागवानी में, खेल तथा सुरक्षा के लिए चुना है और अनेक जंगली जानवरों को पालतू बनाया है और उनसे खेती भी की है। इन जंतुओं के प्रजनन से इनकी संख्या बढ़ती गई। मानव 100 सालों से कई नस्लें पैदा कर सकता है, 100 सालों में कई नस्लें पैदा कर सकता है, तो प्रकृति भी लाखों करोड़ों सालों में जातियां उत्पन्न कर सकती है। तो मनुष्य ने जिस तरह से अनेक पशुओं को पालतू बनाए हैं, उनसे अनेक काम करवाए हैं, उनसे खेती भी की है, उनसे साधन, उनके साथ अपने सामान का वहन भी किया है या गमन के लिए भी उनका उपयोग किया है, तो उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। तो मानव 100 सालों में जब इतनी नस्लें पैदा कर सकता है तो प्रकृति तो करोड़ों साल पुरानी है, तो वो भी तो जातियां उत्पन्न कर सकती है। तो इसके समर्थन में ये बात भी कही गई है।
इसी तरह से एक उदाहरण और है प्राकृतिक वरण के समर्थन में, कि फसलों में जो शाकनाशक होते हैं या कीटनाशक होते हैं, उनके अत्यधिक प्रयोग से प्रतिरोधक की किस्म उत्पन्न होने लगी। देखिए, यदि हम फसलों में शाकनाशी या जो कीटनाशक रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे उनके प्रति प्रतिरोधक किस्में उत्पन्न होने लगी, क्योंकि कुछ पादप व कीट रसायनों के प्रति अनुकूलित हो गए और वो इनके प्रभाव से बच गए। तो देखिए, ये होता है कि यदि हम अत्यधिक उपयोग करते हैं किसी केमिकल का या किसी पदार्थ का, तो धीरे धीरे वो किस्म या वो कीट उसके प्रति अनुकूलित हो जाते हैं और फिर अपने आप में बचाव का एक माध्यम या अपने बचाव की एक विशेषता वो बना लेते हैं और उससे फिर वो बचने लगते हैं। हम जैसे हमारा ही उदाहरण दें तो हम प्रतिजीवी की एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खूब ज़्यादा इसको हम खाते हैं। तो प्रतिजीवी की जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ आती है और जो अन्य दवाइयाँ हैं, इनका इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं कि कुछ ही समय अवधि में प्रतिरोधक सूक्ष्म जीव प्रकट हो रहे हैं। देखिए, जो जिन सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं, वही सूक्ष्म जीव उसके प्रति प्रतिरोधकता लिए हुए पैदा हो रहे हैं, अर्थात तो उस एंटीबायोटिक का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो जो एंटीबायोटिक के प्रभाव से बच जाते हैं, ये एक मानवोद्भवी क्रियाओं द्वारा विकास का एक उदाहरण है। तो मानव द्वारा उद्भव की हुई क्रिया है। अत्यधिक एंटीबायोटिक के प्रयोग से बार बार एंटीबायोटिक लेना ये दिखाता है या ये स्पष्ट करता है कि जिस जीव को मारने के लिए एंटीबायोटिक ली गई है, वो जीव धीरे धीरे उसके प्रति अनुकूलित होकर उससे बचाव का एक उपाय अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, तो उनका फिर उस एंटीबायोटिक का उन पर कोई असर नहीं होता है। तो ये भी एक प्राकृतिक वरण का एक समर्थन है, एक उदाहरण है। इसी तरह से देखिए, मच्छरों में डीडीटी के प्रति प्रतिरोधकता। तो मच्छरों के मारने के लिए बहुत ज़्यादा डीडीटी का प्रयोग हुआ था पूर्व के वर्षों में, लेकिन अब ये बैन कर दिया गया है। तो क्या हुआ कि डीडीटी से मच्छर मर जाते हैं, लेकिन कुछ मच्छर डीडीटी के प्रति प्रतिरोधक बन गए। देखिए, उन पर डीडीटी का भी फिर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक अनुकूलताएं स्थापित कर ली और उनका प्राकृतिक वर्ण हो गया। तो प्राकृतिक वर्ण से डीडीटी प्रतिरोधी मच्छरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो एक चिंताजनक बात सामने आने लगी कि डीडीटी के प्रयोग से भी कुछ मच्छर ऐसे थे जो उससे नहीं मरते हैं, अर्थात वो उसके प्रति प्रतिरोधक बन गए। तो ये हुआ कि उन्होंने कुछ अनुकूलताएं बना ली और अनुकूलताओं ने उनका प्राकृतिक वर्ण कर लिया और डीडीटी पर का उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो ये कुछ उदाहरण थे डार्विन के जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है उसका समर्थन करने के लिए। अब हम इसका लास्ट बिंदु पढ़ लेते हैं कि निश्चयवाद। देखिए, निश्चयवाद क्या है? घटना के कोई प्रमुख कारण होते हैं, हर घटना के कोई न कोई प्रमुख कारण होता है। निश्चय है, इसके अर्थ में विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है। तो निश्चयवाद जो है, कई लोगों द्वारा एक सिद्धांत दिया गया है निश्चयवाद, कि हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है। तो इस अर्थ में अगर हम विकास को समझें तो ये कहता है कि विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है, यह एक प्रसंभाव्य प्रक्रम है। यानी एक प्रक्रम है जो संभावित है, जो प्रकृति के संयोगवश होने वाली घटनाओं और जीव में होने वाली संयोगजन्य उत्परिवर्तन पर आधारित है। तो ये एक निश्चयवाद यही कहता है कि विकास कोई प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है, कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। ये एक पॉसिबल एक प्रोसेस है, एक संभाव्य प्रक्रम है जो कभी भी संयोगवश होने वाली घटनाओं या जीव में अचानक होने वाले उत्परिवर्तन का परिणाम है या उस पर आधारित है, ये निश्चयवाद कहता है। इसके बाद में हम यहाँ पर एक और सिद्धांत की चर्चा करने वाले हैं जो डार्विन के सिद्धांत से भी बहुत पहले का है। उसका नाम है लेमार्क का सिद्धांत, या जिसको लेमार्कवाद भी कहते हैं। और इन्होंने जो अपना प्रमुख सिद्धांत दिया था उसका नाम है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। तो यहाँ पर हमें इस सिद्धांत को इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी जीव है जिन अंगों का उपयोग बहुत ज़्यादा करता है, वो अंग धीरे धीरे उसमें ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। और कोई जीव जिन अंगों का उपयोग
बंद कर देता है या बहुत कम करता है, वो लक्षण है या वो अंग धीरे-धीरे उसमें विलुप्त हो जाते हैं। तो जो लक्षण या गुण या अंग जो जीव अर्जित करता है, वो धीरे-धीरे उसकी पीढ़ियों में वंशागत हो जाते हैं। तो ये एक सिद्धांत था जो कि लेमार्क के द्वारा दिया गया था। तो डार्विन से पहले एक फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक थे, लेमार्क। इन्होंने जैव विकास से संबंधित अपना एक सिद्धांत दिया। तो इन्होंने क्या बताया, इनके अनुसार जीव रूपों का विकास या जो अलग-अलग तरह के जीव विकसित हुए हैं, उन जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है। तो ये इन्होंने क्या बताया कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग, इसके कारण से अलग-अलग तरह के जीवों का विकास हुआ है। इन्होंने बताया कि उपयोगी अंग जो होते हैं वो अधिक विकसित हो गए और जो अनुपयोगी अंग थे जिनका जीव उपयोग नहीं करता है, वो धीरे-धीरे विलुप्त हो गए। अंगों के उपयोग से और अनुपयोग से, यानी उपयोग से तो ज़्यादा विकसित हो गए और अनुपयोग से वो विलुप्त हो गए। और ऐसे जो गुण थे वो उपार्जित गुण थे और वो लक्षण है या गुण है वो धीरे-धीरे वंशागत होकर पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने लगते हैं। तो जिन अंगों का उपयोग ज़्यादा करता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ज़्यादा विकसित होने लगते हैं। जिन जीवों का उपयोग लक्षणों का उपयोग जीव कम करता है या बंद कर देता है, वो धीरे-धीरे विलुप्त हो जाते हैं और ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगता है। ये लेमार्क ने बताया था। उन्होंने इस संबंध में कुछ अपना एक उदाहरण देकर भी समझाया है। कैसे कि जिराफ ने ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को चरने के लिए अपनी गर्दन, क्योंकि जब जिराफ एक छोटे से जानवर की तरह था, आराम से धरती की या स्थल की घास खाता था, धीरे धीरे प्रकृति में बदलाव हुआ, घास खत्म होने लगी तो उसको उसकी गर्दन और टांगे ऊपर करनी पड़ी। तो उसने ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को चरने के लिए या खाने के लिए अपनी गर्दन और अग्रपादों का अधिक उपयोग किया, जिससे यह लक्षण धीरे धीरे उसमें वंशागत हो गया और आज का जो जिराफ है वो लंबी गर्दन वाला और लंबी टांगों वाला पैदा होने लगा। इसी तरह उन्होंने एक उदाहरण और दिया कि सांपों में पहले पैर थे, लेकिन वो पैर उनमें बाधा उत्पन्न करते थे उनको बिल के अंदर घुसने में या चलने में। तो धीरे धीरे उन्होंने पैरों का उपयोग कम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये विलुप्त हो गए। लेकिन इस सिद्धांत का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और इसके विरोध में कई वैज्ञानिकों ने प्रमाण दिए। कि एक वैज्ञानिक ने तो जैसे कि एक चूहा लेकर उसकी 20-25 पीढ़ियों तक पूंछ काटते रहे, लेकिन कभी भी कोई चूहा बिना पूंछ वाला पैदा नहीं हुआ। तो इसी तरह से जैसे पहलवान होता है, वो कसरत करके अपने मांसपेशियाँ बना लेता है, लेकिन उसका बच्चा पहलवान नहीं होता है। या एक कमज़ोर दुर्बल व्यक्ति के कमज़ोर या दुर्बल बच्चा पैदा नहीं होता है। इसी तरह से भारत में जो स्त्रियाँ हैं वो नाक और कान छिदवाने की, मतलब सदियों से नाक और कान में छेद करवाने की परंपरा है, लेकिन कोई भी स्त्री नाक या कान में छेद वाली अभी तक कोई पैदा नहीं हुई है। तो अंगों का उपयोग कम होना या ज़्यादा होना इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तो इन बातों का या अटकलबाजी का आज कोई विश्वास नहीं करता है। तो लेमार्क वाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का ज़्यादा कोई महत्व नहीं है अपने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में। फिर भी इसको पढ़ना हमारे लिए आवश्यक था कि ये सिद्धांत आखिर किसके बारे में क्या कुछ बताता है। तो इस तरह से हमने ये सिद्धांत पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम इसका अगले बिंदु की चर्चा करेंगे।